आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। वैक्सीनेशन होने के कारण तीसरी लहर के दौरान ज्यादातर मरीजों को किया जा रहा होम क्वारंटाइन। बसंत पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन। अतिक्रमण हटाने के दौरान राजस्व व पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत और मऊगंज थाना क्षेत्र में मिला नरकंकाल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद आज बसंत पंचमी के अवसर पर महामृत्युंजय धाम किला परिसर में मेले का किया गया आयोजन। विगत 2 वर्षों से रीवा के किला परिसर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में मेले का आयोजन नहीं किया गया, जिसका प्रमुख कारण कोरोना संक्रमण रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि कई वर्षों से पुरानी परंपरा रही है कि बसंत पंचमी व शिवरात्रि पर महामृत्युंजय दरबार में भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन 2 वर्षों में न तो शिवरात्रि पर्व पर न ही पिछली बसंत पंचमी में मेले का आयोजन किया गया था। हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमण है, परंतु 15 वर्ष से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम टारगेट के लगभग पूर्णता की ओर है। इसलिए इस बार की बसंत पंचमी में जिला प्रशासन द्वारा महामृत्युंजय परिसर में मेला आयोजित करने की छूट दी गई थी। साथ ही मेले में मास्क लगाना व सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने हेतु निर्देश भी दिए गए थे, जिसका मेले में मिला जुला असर देखने को मिला। इस मेले में समझा तबका कोरोना गाइडलाइन का पालन करते देखा गया, परंतु वहीं कुछ लोगों ने नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई, जो कि उचित नहीं है। मेले के आयोजन व कपाट खुलने से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया। महामृत्युंजय मंदिर में शिव भक्तों का जनसैलाब देखा गया। शिव भक्तों द्वारा कतारबद्ध तरीके से महामृत्युंजय स्वामी के दर्शन करते हुए जल, गंगा जल, दूध, दही, धतूरा, मदार, गेहूं की बाली, फल, फूल आदि अर्पित कर अपनी परिवार की खुशहाली की महामृत्युंजय स्वामी से कामना की। बसंत पंचमी से मौसम में बदलाव आता है और बसंती बयार गर्मी आने का संदेश देती है। वहीं पेड़ पौधे में लगे हुए हरे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि महामृत्युंजय भगवान की जो शिवलिंग सफेद कलर की स्थापित है, इसे सहस्त्र नेत्रधारी शिवलिंग है। इसे शिवलिंग पर भोलेनाथ के 3 नेत्र नहीं बल्कि हजारों नेत्र हैं। यदि एक साथ इन हजारों नेत्रों की दृष्टि शिव भक्त पर पड़ जाए तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। महामृत्युंजय रूप के दर्शन से भक्त अकाल मृत्यु, रोग, कलह आदि समस्याओं से मुक्त हो जाता है। मंदिर परिसर के प्रधान पुजारी से इस संबंध में बात की गई। महत्व बताइए। आज बसंत पंचमी है, भगवान भोलेनाथ का आज तिलकोत्सव है और भगवान महामृत्युंजय परिसर में मेला लगा हुआ है। भक्त लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं और अपनी कामना पूर्ण कर रहे हैं। शुभ नाम वंशपति प्रसाद त्रिपाठी। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान राजस्व व पुलिस विभाग को काफी मशक्कतों का करना पड़ा सामना। वहीं ग्रामीणों ने गलत तरीके से कार्यवाही करने का लगाया आरोप।
रीवा जिले की जन कहाई ग्राम पंचायत जो कि जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहीं एक शुक्ला परिवार निवासरत है और वहीं पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी किया जाना है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करते हुए स्थानीय राजस्व कार्यालय द्वारा शुक्ला परिवार को अतिक्रमण हटाए जाने हेतु नोटिस जारी की गई थी, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे बीते दिवस तहसीलदार की व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी आदि के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मौके पर पहुंचकर शुरू की गई। तो शुक्ला परिवार की एक लड़की जेसीबी मशीन के सामने आकर अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। फिर अन्य परिवार के सदस्यों सहित सीता शुक्ला द्वारा विरोध जताते हुए बताया गया कि जहां से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा रहा है वह उनके निजी स्वामित्व व अधिकार की भूमि है, इसे यथावत रहने दिया जाए। लेकिन जब पुलिस व राजस्व अमला नहीं माना तो वो बेहोश होकर गिर गई, जिसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस व राजस्व बल महिला पुलिस की मदद से पहले सीता शुक्ला को अस्पताल ले जाया गया और स्टेबल हो गई के बाद उसे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में रीवा एडिशनल एसपी सहित शुक्ला परिवार के सदस्य से बात की गई। उन्होंने क्या जानकारी दी, आप खुद सुनिए। हाँ, ये जो वीडियो आया है थाना प्रभारी और तहसीलदार से चर्चा की गई। इसमें बताया गया तहसीलदार के यहाँ से एक मैटर चल रहा था अतिक्रमण के संबंध में। तहसीलदार के न्यायालय से वो हटाने का आदेश हुआ था। जब अनावेदक द्वारा वो हटाया नहीं गया तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी थी। लिखित में पुलिस थाने से मदद मांगने पर थाना प्रभारी ने बल की मांग की थी यहाँ पुलिस अधीक्षक से, जिससे पुलिस लाइन से भी बल भेजा गया था, क्योंकि ऐसा था कि विवाद की संभावना है। और तहसीलदार ने जो तारीख निश्चित की थी उस तारीख पर थाना प्रभारी पुलिस लाइन का बल वहाँ तहसीलदार की मदद के लिए सुरक्षार्थ पहुँचा था। तहसीलदार और उनका अमला वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे अपने न्यायालय के आदेश का पालन कराने में। उसी समय अनावेदक पक्ष की कुछ महिलाओं ने और लोगों ने काम को रोकने के लिए जेसीबी के सामने लेटने का प्रयास किया था। जब वो जेसीबी चल रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जेसीबी से चोट लग सकती है, तो पुलिस के द्वारा सुरक्षार्थ उनको हटाया गया। और जब उनको लगा कि क्या ऐसा कुछ तथ्य आ रहा है कि बेहोशी की बात है, कुछ भी अस्वस्थ होने की बात, तो पुलिस के द्वारा तहसीलदार के साथ मिलके उनके सहयोग से उसको अस्पताल में भी भिजवा दिया गया था। सर, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि महिला पुलिस उस महिला को घसीटते हुए दिखाई दे रही है। अब वो हटा रही है, एक्चुअल में दिखाने का वो है। एक्चुअल में वहाँ सब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, मौके पर सरपंच हैं, गांव के लोग भी हैं। सभी लोगों के सामने उसने इस तरह का प्रयास किया था, उससे उसको चोट लग सकती थी जेसीबी के, इस कारण से वो महिला पुलिस की मदद से उस महिला को वहाँ से हटाया जा रहा है। जैसा प्रतीत हो रहा है वो ज़बरदस्ती उसके सामने जाने का प्रयास कर रही थी, उसका जो कानूनी कार्रवाई है उसको रोकने के लिए। इसलिए अगर इस संबंध में तहसीलदार का अमला कोई शिकायत भी करता है कि उनके काम में बाधा डाली गई, तो हम उसमें भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, महिला उसके आगे जा रही मशीन के आगे क्यों जा रही है? मशीन के आगे क्यों जा रही? अरे मशीन के आगे मत भेजिए भाई, मशीन के आगे मत भेजिए। अरे नहीं, मार नहीं रहा, कोई नहीं मार रहा भाई। अरे वो चक्कर आया तो आने इसलिए मैं भी क्यों ना जाऊं, इससे अच्छा तो मर जाए। लाइन से तब हमें लोग ना सर, बोझी वाले में तो बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ तो लेडीज लोग पूरे रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिला नर कंकाल। विकास गिरी नाम का युवक के रूप में हुई शिनाख्त। कई माह पूर्व परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट।
जानकारी के अनुसार मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छहिया निवासी युवक 4 अक्टूबर 2021 से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज करवाई गई थी। आज स्थानीय पुलिस को लोगों द्वारा सूचना दी गई कि दुधमनिया जंगल के पास एक नर कंकाल पड़ा है, तो पुलिस और एसएफएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। साथ ही घटनास्थल पर मिले कपड़े व दस्तावेज से नर कंकाल की पहचान ग्राम दुहिया निवासी विकास गिरी पिता इंद्रलाल गिरी उम्र 23 वर्ष के रूप में की गई है। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही करते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने रीवा 24 को दी। ये अक्टूबर माह में एक व्यक्ति गुमा हुआ था। उस समय भी उसके परिजनों के द्वारा कुछ आशंका व्यक्त की गई थी, तो पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए थे। जिन लोगों के ऊपर शंका थी उनसे पूछताछ भी की गई थी। आज जब पुलिस को खबर मिली तो ये दुधमनिया के पास जो जंगल है उस एरिया में उसका शव मिला था और उसकी पहचान हुई। इसके पास जो कपड़े थे, कपड़ों की जेब में उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे। उस डॉक्यूमेंट से पहचान हुई कि ये विकास गिरी नाम का ही बंदा है जो अक्टूबर माह में गुमा था और जो छुइया के पास का रहने वाला है। और ये लगभग अक्टूबर माह में गुमने के बाद से इसके परिजनों के साथ में पुलिस ने लगातार प्रयास भी किए थे। पुलिस उसके परिजनों ने कुछ शंका भी व्यक्त की है। उन जिनके ऊपर शंका व्यक्त की है पुलिस ने उनको भी अभी रक्षा में ले रखा है और लगातार पूछताछ भी कर रही है। मामले को संज्ञान में ले लिया गया और आवश्यक कार्रवाइयां की जा रही हैं। बम की घटनाओं का फायदा उठाकर आपसी रंजिश भुनाने वाले शातिर मास्टरमाइंड को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए किया मामला पंजीबद्ध। कुछ दिन पूर्व कलेक्ट्रेट व न्यायालय परिसर को उड़ाने की धमकी देते हुए एक पत्र सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों के कार्यालय सहित रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय को एक चिट्ठी स्पीड पोस्ट की गई थी, जिसमें रीवा के कबाड़ व्यापारी मुस्ताक कबाड़ी व उसके पुत्र को आतंकवादी संगठन व नक्सलवादियों के जुड़े होने का जिक्र करते हुए यह भी आरोप लगाया गया था कि जो जिले में 4-5 स्थानों में टाइम बॉम्ब लगाने की घटना घटित हुई है, ये भी मुस्ताक कबाड़ी द्वारा करवाई गई है। उक्त चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। साथ में फरियादी द्वारा रीवा एसपी नवनीत भसीन को ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें जांच की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कार्यवाही की मांग की गई और रीवा एसपी की गठित टीम द्वारा डाक विभाग की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, जिसके आधार पर अब्दुल हाफिज अंसारी सहित अन्य संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो अब्दुल हाफिज ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पारिवारिक व जमीनी रंजिश के चलते बम कांड का फायदा उठाते हुए उन्हें फंसाने के लिए ऐसी चिट्ठी पोस्ट की थी। आप खुद सुनिए रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा जानकारी को। ये जो चिट्ठी वाला मामला आया था, इसमें जो बम नुमा डिवाइस रखी जा रही थी हाईवे के अंडरपास पर, उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस व्यक्ति द्वारा, जिसको हमने पकड़ा है, उसके द्वारा अपने कुछ विरोधी थे उनको फंसाने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनको परेशान कराने के उद्देश्य से कह सकते हैं, उनके नाम लिख के इस तरह का एक लेटर इसने भेजा था। उस लेटर के आधार पर थाना प्रभारी सिविल लाइन के द्वारा कल प्रकरण कायम कर विभिन्न धाराओं में उसमें विवेचना प्रारंभ की गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसको मामले को गंभीरता से लेके, क्योंकि ये मामला उस बम वाली घटना से जुड़ा हुआ था, उसमें टीम बनाकर सर्चिंग करवाई गई थी और कुछ टीमों के द्वारा उसमें शहर के जहाँ पोस्ट ऑफिस से, क्योंकि लेटर स्पीड पोस्ट से भेजा गया था, उसके सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कराया गया। इसी क्रम में जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध थे 3-4 व्यक्ति, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उस पूछताछ के बाद में उस तरह का एक व्यक्ति जो था उसका हुलिया उससे मिलान हुआ और उस हुलिया मिलान के बाद में उस व्यक्ति से हिकमत अमली से पूछताछ की गई पुलिस की टीमों के द्वारा। उसमें उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब, ऐसा एक मामला था जिसके कारण से मैंने इस बम नुमा डिवाइस जो रखी जा रही थी हाईवे पे, उसका फ़ायदा उठाकर अपने इन विरोधियों को परेशान करने के उद्देश्य से लेटर लिखा था। उस जो व्यक्ति था जिसको पुलिस के द्वारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद अब्दुल हाफिज़ अंसारी है और ये घोघर का रहने वाला है। और ये जो जिसके खिलाफ इसने नाम लिखे हैं उस चिट्ठी में, वो रफ़ीक है, जो उसका किराएदार है, जो उसकी चाची का मकान था उसको उसने ख़रीद लिया है लंबे समय पहले, और उसके बाद वो मकान खाली नहीं कर रहा था लंबे समय, तो उसने कोर्ट में लगा दिया है, इसलिए उससे नाराज़ होकर उसने ऐसा किया। दूसरा, उसके भाई का ससुर है मुस्ताक, जो मुस्ताक कबाड़ी के नाम से उसमें नाम आया है। वो मुस्ताक कबाड़ी के खिलाफ उसने इसलिए शिकायत की है कि उसका भाई को
और उसकी माँ को वो परेशान करता रहता था, और उसकी जो भाभी थी वो अपने मायके में रहती है। इस बात को लेकर विवाद उन परिवारों में, इस कारण से उसका भी नाम लिखा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम के द्वारा जो एसपी साहब का मार्गदर्शन था, उसमें इसमें पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि इसी यही व्यक्ति है जिसने ऐसी हरकत की है। इसके अलावा उससे जुड़े और किसी व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके अलावा उसने और क्या क्या कहाँ चिट्ठियाँ भेजी हैं या और कहीं कहीं कुछ इस चीज़ का उल्लेख किया है, उसके बारे में हमारी टीम विवेचना कर रही है। आगे की कार्रवाई साक्ष्यानुसार की जाएगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वैक्सीनेशन के चलते कुछ हद तक मिली राहत। तीसरी लहर के दौरान संक्रमित ज्यादातर मरीज होम क्वारंटाइन से हो रहे स्वस्थ। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान जिला कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रीवा की माने तो इस तीसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अभी तक पिछली लहर के मुकाबले कम है। साथ ही वैक्सीनेशन होने के चलते तीसरी लहर के दौरान संक्रमित हो रहे मरीज होम आइसोलेशन से ही ज्यादातर स्वस्थ हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। हालांकि होम आइसोलेट पेशेंट की कोविड कंट्रोल रूम से बराबर मॉनिटरिंग की जाती है। दिन में 2 बार संक्रमित मरीजों से संपर्क करके स्थिति जानी जाती है और यदि आवश्यक है तो एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया जाता है। होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों को दवाई की किट उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें दवाई का शेड्यूल अंकित रहता है। होम आइसोलेशन के लिए घर में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जैसे उपकरण होने चाहिए ताकि सेल्फ मॉनिटरिंग की जा सके। वहीं डायबिटिक पेशेंट के लिए शुगर जांचने की मशीन व ब्लड प्रेशर के मरीज के पास बीपी की जांच करने की मशीन यदि होगी तो मरीज को होम आइसोलेशन में सुविधा होगी। और भी बहुत सी जानकारी होम आइसोलेशन से संबंधित कोविड कंट्रोल रूम प्रभारी डॉक्टर सुनील अवस्थी ने दी। आप भी सुने। प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, कैसे इनको रहना है, क्या इनकी तरफ से देखभाल भी प्रशासन द्वारा जिला अस्पताल द्वारा? जो भी हमारे पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं कोविड पॉजिटिव, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास जिला स्तर पे आरआरटी टीम्स हैं। जैसे कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो हम हमारे कंट्रोल रूम से आरआरटी टीम को सूचना चली जाती है और आरआरटी टीम उन व्यक्तियों से संपर्क करके ये निश्चित करती है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो होम आइसोलेशन में रहने योग्य हैं। आपको भी पता है और लगभग सामान्य व्यक्ति सबको सर्वविदित है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति ज़्यादातर, हमारा ये प्रयास है कि जो 60 से कम उम्र के हैं, अगर 60 प्लस भी हैं, उनके पास उनके घरों में उनका कोई देखभाल केयर टेकर हो और उनको कोई कोमार्बिड कंडीशन ना हो, अगर है भी तो वो स्टेबल कंडीशन में हो। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग होम आइसोलेशन में रहने की परमिट कर रहे हैं। साथ ही उनको हम लोग मेडिसिन की किट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि किस तरह से दवाइयों का सेवन करना है। हम जिला कोविड कमांड सेंटर से दिन में 2 बार ऐसे सारे व्यक्तियों से फ़ोन से संपर्क करते हैं, उनका स्वास्थ्य का हालचाल लेते हैं और आवश्यकता होने पर उनको एम्बुलेंस उपलब्ध कराकर और नज़दीकी अस्पताल में संजय गांधी या जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाते हैं। तो सर, होम क्वारंटाइन में किन चीज़ों का ज़्यादातर यूज़ कैसे रहना चाहिए क्या? मुख्यतः होम क्वारंटाइन जो हमारे पेशेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेल्फ मॉनिटरिंग। सेल्फ मॉनिटरिंग में जैसे हम उनका ऑक्सीजन स्टेटस देखने के लिए हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, बुखार जांचने के लिए हमारे पास थर्मामीटर होने चाहिए और सामान्य कफ है, कोल्ड है, इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग व्यक्ति को स्वयं करने आनी चाहिए।
साथ ही अगर कोई कोमार्बिड है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का बीमार व्यक्ति है, तो उनके पास ग्लूकोमीटर और ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होनी चाहिए, जिससे किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में हम उनको ज्ञात हो सके कि ये परेशानी है, वो हमें इन्फॉर्म कर लें। और वैसे भी हम प्रयास ये करते हैं कि जिला स्तर के जो हमारा कमांड सेंटर है, यहाँ से भी उनसे संपर्क करके जानकारी उनसे लेते रहें। जैसे तीसरे चरण में होम ज़्यादातर लोग होम क्वारंटाइन है, तो इसमें किन चीज़ों का हमको ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। जो तीसरी लहर है उसमें वैक्सीनेशन के इफेक्ट से हम लोग सबका यही मानना है कि वैक्सीनेशन का इफेक्ट होने की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। पहले लगभग 6 से 10% तक व्यक्ति जो पॉजिटिव पेशेंट रहते थे, उनसे 6 to 10% जो है लोग वो एडमिट होने की स्थिति में रहते थे, लेकिन इस वर्ष भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या काफ़ी कम है और उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि वैक्सीनेशन अच्छा हुआ। साथ ही जो व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ये प्रयास करना है कि उनको अपने आप को आइसोलेट रखना है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर वो अपने आप को आइसोलेट रखेंगे और